वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हम महिला पर्यवेक्षक की क्लास अब ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब के द्वारा संचालित की जा रही है, तो उसी क्रम में हमने आज एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि हमारे सिलेबस के पार्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉप 25 अर्थात जितने भी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। साथ में ही एक चीज़ मैं आपको श्योर कर देना चाहता हूँ, ये 25 क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे ही, मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं बताऊंगा, आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो और ये बेस्ट आंसर कैसे लिया जा सकता है। आइए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा अर्थात एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से अपने को एक आंसर लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन भी है अल्पविकसित, अविकसित, विकसित और विकासशील। सामान्यतः लोगों को एक कंफ्यूज होता है कि विकसित अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था कैसी है, अविकसित अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने इसका मापन का तरीका बताया। वर्ल्ड बैंक जानते होगे, इसने क्या बोला है, यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम, कितना, यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,336 से अधिक है, यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय अर्थात नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय $12,336 से अधिक है, तो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? डेवलप्ड अर्थात विकसित। समझिएगा मैंने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 12,336 है तो वो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? विकसित। सेम यदि मैं बोलूं $12,336 से $1,056 के बीच है तो कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा $12,336 से $1,056 के बीच है, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? याद रखिएगा डेवलपिंग अर्थात विकासशील। और यदि $1,056 से प्रति व्यक्ति आय कम है अर्थात प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिक की $1,056 से कम है, तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था? अंडर डेवलप्ड या अविकसित अर्थव्यवस्था जानेंगे। तो यहां से हमको स्पष्ट है कि इसका पैरामीटर क्या है, बशर्ते बात आती है कि भारत का अब क्या है, भारत का जो है, भारत का अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। याद रखना हमारा जो है विकासशील, इन्हीं डॉलर के बीच में हमारा पर कैपिटा इनकम आता है। यदि वर्तमान में यदि बात करूं तो 1,72,000 रुपए, जैसे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया है, क्या है? पर कैपिटा इनकम। समझ पा रहे हो? अर्थात भारत वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। ये ऑप्शन डी। बहुत सारे और पैमाने हैं, जैसे आप देखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था में सामान्यतः जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहता है हमेशा बढ़ता रहेगा 5 से 6 से 7 से। जैसे यदि मैं बात करूं भारत की, तो वर्तमान में 2022 और 2023 के ग्रोथ रेट की, तो हमारा जीडीपी कितना ग्रोथ किया है? 7.2। और जितने भी डेवलप्ड नेशन का ले लीजिए 1.2, इसी के आसपास रहेगा। तो ये भी आधार है। और आधार क्या हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी देख लीजिए। और क्या आधार हो सकता है? हमारा अभी भी कृषि में थोड़ा सा झुकाव है, लेकिन जो विकसित देश है वहां ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे चीज हैं जो कि भारत को क्या बनाते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा, हमारा देखिएगा जनसंख्या अभी भी ग्रोथ कर रहा है। आप अमेरिका का जनसंख्या लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ रेट हमेशा कम रहेगा। ये सारे बेंचमार्क है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील, डेवलपिंग। ये समझिएगा। इतना था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, वर्ष 2022 और 2023, वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है? इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका सामान्य शब्दों में अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में अर्थ है, दो अर्थव्यवस्था है, जैसे ये है यूएसए और ये है इंडिया। और ले लेता हूं मैं एक बर्गर ले रहा हूं, बर्गर, ठीक है। ये बर्गर यूएसए में कितना रुपया है? यदि डॉलर में मानूं, डॉलर में मान लेता हूं, कितना एग्जैक्टली $4। और भारत में इस बर्गर का रेट कितना है? साधारण सी बात है, 40 रुपया। अर्थात परचेसिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है? दो देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का अंतर क्या कहलाता है? परचेसिंग पावर पैरिटी। दोस्तों हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक क्लियर कर लीजिए, एक जीडीपी के आधार पर देशों का जो है अर्थव्यवस्था का क्रम कैसा है, और दूसरा है ट्रिपल-P अर्थात परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर उन देशों के अर्थव्यवस्था का क्रम कौन सा है। तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, हमेशा कंफ्यूज होंगे, इसको मेंशन रखिएगा। क्या देखिएगा, ट्रिपल-P के आधार पर पूछ रहे हैं तो याद रखना हमारा भारत ट्रिपल-P के आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? तीसरी। याद रखना, पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना, और दूसरे पे है यूएसए, और तीसरे पे है इंडिया। हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे जीडीपी के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यदि ट्रिपल-P पूछा गया अर्थात परचेसिंग पावर पैरिटी, तो ये तो बात तय है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कौन से क्रम पे है? तीसरे क्रम पे। किसके बाद? चाइना और यूएसए के बाद। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये तृतीय क्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन हम जल्दबाजी में क्या लगाएंगे, फट से पांचवा या छठवां। गलती मत कीजिएगा। देखिए, अब देखिए उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अल्टरनेटिव, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का जीडीपी कौन सा? अमेरिका डॉलर में कितना है? इसमें आंसर चेंज हो जाएगा, उसमें अलग होगा। क्या है? याद रखना, जीडीपी के आधार पर याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, चौथे नंबर पे है जर्मनी, और पांचवें नंबर पे है इंडिया। देखिए ये चेंज हो गया। यदि मैं प्योर जीडीपी के आधार पे पूछा हूं तो क्या याद रखना है? भारत विश्व में 5वें नंबर पे है अर्थव्यवस्था के क्रम में। कितनी है हमारी जीडीपी का आकार? 3.75 यूएस ट्रिलियन डॉलर। ये समझिएगा, अर्थात विश्व में आज हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 5वें क्रम में है। पहले नंबर पे यूएसए है, चाइना है, फिर जापान, जर्मनी, इंडिया। पूर्व में हम बात करें 10 साल पहले या 2014 से पहले तो 10वें क्रम पे थे। अब हम ब्रिटेन को भी पछाड़ दिए हैं, फ्रांस को भी पछाड़ दिए हैं, अब 5वें क्रम पे हैं, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी, देखिए अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा, किसे?
अर्थात अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, याद होगा आपको। एक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तो आप जनरली जानते होंगे। पूछ क्या रहा है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल और तृतीयक को सेवा। महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और कृषि में हम सभी जानते हैं फसलें, वानिकी, इसके बाद मत्स्य, पशुपालन, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बशर्ते एक और चीज इसमें जुड़ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में, खनन एवं उत्खनन। इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूज हो गए। एक चीज तय कर लो, याद कर लीजिए आप कि खनन एवं उत्खनन भी कौन से क्षेत्र का पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि हमारा जो देश है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन यह अब ऐसा नहीं है। अब जैसे हम स्वतंत्रता के बाद बोलते हैं तो यह निश्चित ही सत्य होता, लेकिन अब हमारे जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जा रहा है। यदि हम थोड़ा सा आंकड़े की बात करें तो याद रखना है, सेवा क्षेत्र लगभग 54%, द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उद्योग क्षेत्र 26 और प्राथमिक क्षेत्र का 20। देख लीजिए, कृषि क्षेत्र का केवल 20% योगदान है, लेकिन सेवा क्षेत्र का कितना है, 54। ये इतना द्वितीयक क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारत में वर्ष 2022-23 के चतुर्थ त्रैमासिक में लिए स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। चूंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं बता रहा हूं। चतुर्थ त्रैमासिक, हम जीडीपी की गणना 4 क्वार्टर में करते हैं। चार क्वार्टर हम जानते हैं, जीडीपी वर्ष अर्थात हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से चालू होता है। अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर, और फिर चतुर्थ क्वार्टर आएगा जनवरी फरवरी मार्च। ये याद रखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 2022-2023 के चतुर्थ त्रैमासिक अर्थात 4th क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट डेटा है, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर है 4th क्वार्टर का, याद रखिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट इन 4th क्वार्टर 6.1%। इंपॉर्टेंट डेटा व्यापम पूछता है, डायरेक्ट पूछता है क्या कि भारत के जीडीपी में चौथे क्वार्टर पे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा। यू हैव टू आंसर 6.1%। चूंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th क्वार्टर का आंसर मिल गया है, तब हमें अब पूरे 2022 और 23 के अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट कितना है ये याद रखना है। क्या याद रखना, 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा। इंपॉर्टेंट है, 7.2%। ठीक है, और बजट के आंकड़ों के आधार पर बताऊं, बजट ने क्या बोला है, 2023 और 2024 में हमारा अर्थात भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा, 6 से 6.8%। ये न्यू है, बजट के आधार पर पूछे तो ये, यदि चौथे क्वार्टर में पूछे तो 6.1%, यदि ओवरऑल पूछे अर्थात 2022-23 में जीडीपी का ग्रोथ रेट भारत का कितना रहा तो 7.2%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, सामान्य समझना। अर्थव्यवस्था के हमने पुराने स्लाइड में ही पढ़ा, 3 क्षेत्र हैं,
एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा। चूंकि यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 सेक्टर हैं, ठीक है, इसमें जीडीपी में यदि किसी भी क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा है तो वैसी टाइप की वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो सामान्य है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तो समझ जाइए ये किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो हमें यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या उससे तृतीयक नहीं आएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस, ये गलत हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन 50% या अधिक, बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है, गलत। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या उससे द्वितीयक, देखिए द्वितीयक क्षेत्र और यहां भी औद्योगिक। मैंने क्या बोला, द्वितीयक क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल क्षेत्र, ये समझना है। तो यदि मैं बोलूं औद्योगिक अर्थव्यवस्था तो क्या हो जाएगा आंसर, जहां के अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, 50% या उससे अधिक। समझ पा रहे हो, यस, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये तो नहीं हो सकता, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि का, तो ये तो गलत है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, चालू खाता घाटा क्या है, अर्थात कैट बोलते हैं इसको, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट को इकोनॉमिक्स के टर्म में घाटा बोलते हैं, घाटा, डेफिसिट। कुछ नहीं है दोस्तों, आयात और निर्यात का अंतर क्या कहलाता है, करंट अकाउंट डिफिसिट। अर्थात यदि कोई देश आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है, तो वो क्या कहलाता है, करंट अकाउंट डिफिसिट। सामान्य यदि देखें इसमें ऑप्शन में, बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, चालू वर्ष में सरकारी राजस्व नहीं है, ये क्या कहलाता है, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं राजस्व घाटा, ठीक है। ये इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसका ये किसकी परिभाषा है, राजस्व घाटा अर्थात रेवेन्यू डिफिसिट। देश के कुल निर्यात से, एग्जैक्टली कुल निर्यात किसे, कुल आयात से अधिक होने वाला घाटा, कुल निर्यात से कुल आयात, अर्थात जब आयात ज्यादा हो जाए और निर्यात कम। यदि मैं 100 बिलियन का क्या करता हूं, इंपोर्ट, लेकिन 50 का क्या करता हूं, एक्सपोर्ट, तो 50 क्या आ गया अंतर, 50 बिलियन क्या आ गया अंतर आ गया, लेकिन वो क्या है, घाटा है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम। ये समझिएगा। जहां देखना यदि कैट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो जाती है, क्योंकि हम अगेन हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं वो खत्म होते जाते हैं, समझ रहे हो। आज यही कारण है कि कैट बढ़ते गया है, तो कई देश आज दिवालिया हो गए, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश। तो हमेशा देश को, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखना है, तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो कैट है, करंट अकाउंट डिफिसिट, संतुलित रहे। समझ पा रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, हम पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखते हैं। एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी और एक होता है मिश्रित, मिक्स्ड। समझिएगा कैसा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सामान्यतः ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पे अधिकार किसका होगा, निजी क्षेत्र का। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा पे किसका अधिकार होता है, स्वामित्व निजी क्षेत्र का। समझना, जैसे यूएसए, जैसे फ्रांस, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा, समाज या सरकार का। जैसे यूएसएसआर, सोवियत रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है दोस्तों, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण क्या है, मिश्रित, जहां पूंजीवादी का भी लक्षण पाया जाएगा और समाजवादी का भी। क्यों, क्योंकि भारत का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। भारत में देख लीजिए, एक साइड सेल है, यस,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरे साइड क्या है, टाटा है, दूसरे साइड क्या है, अंबानी है, बिरला है। लेकिन गवर्नमेंट की भी तो एजेंसी है, यस। यहां निजी प्लस सरकारी, सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यह कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी हम समझ गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन, उसके बाद ले सकते हो यूएसए, फ्रांस। समाजवादी देख चुके हैं। और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सभी का है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात दोनों हो रहे हैं जी, यस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता क्या है, देखिएगा, बेरोजगारी का एक प्रकार है, सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। कैसे, आप देखना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकार है, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में। कैसे, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा, ये 1 हेक्टेयर जमीन है और मैं 1 हेक्टेयर जमीन में ले लेता हूं, मैं मान के चलता हूं इसमें 20 क्विंटल धान लगता है, अर्थात धान का उत्पादन होता है। ओके, 1 हेक्टेयर जमीन को कार्य करने के लिए 5 लोग की आवश्यकता होती। कितने लोग, 5 लोग। देखिएगा, चूंकि अब घर में जितने भी लोग हैं, 5 लोग तो हैं, लेकिन घर में 5 से ज्यादा लोग हो गए, 5 से ज्यादा लोग, 10 लोग आ गए, किसको काम करने के लिए, 1 हेक्टेयर जमीन को कार्य करने के लिए। चूंकि मैंने क्या बताया, 1 हेक्टेयर जमीन है, उसमें कितना क्विंटल धान हो सकता है, मैक्सिमम 20 क्विंटल। 5 है, 5 लोग और आ गए, 5 लोग और आ गए, कितने लोग, 10 लोग आ गए। लेकिन 1 हेक्टेयर जमीन में 20 क्विंटल धान का उत्पादन बढ़ा क्या, नहीं। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए अतिरिक्त लोग आ गए हैं, उसको दूर करने, हटा देने पर उसके उत्पादन क्षमता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह किस टाइप की बेरोजगारी कहलाती है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, लेकिन आप बेरोजगार हो, यह महत्वपूर्ण समस्या है। सेम चीज यदि हम एक पान ठेला का ले ले, पान ठेला में देखिएगा, एक पान ठेला तो है, लेकिन उसका पिता जाएगा एक टाइम, फिर उसका बेटा जाएगा, फिर उसका चाचा जाएगा। चूंकि उनके देखना उत्पादन में जो बेच रहे हैं उसमें कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पान ठेला एक ही आदमी कर सकता था काम, लेकिन उसका बेटा भी जा रहा है, भतीजा भी जा रहा है। ये छिपी हुई बेरोजगारी, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो बेरोजगार हैं। ये कौन सी बेरोजगारी कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये सामान्यतः किसमें दिखती है, कृषि में, समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जीरो, शून्य होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, हम सामान्यतः क्या बोलेंगे, किसी देश की जीडीपी को क्या कर दीजिए, कुल जनसंख्या से भाग कर दीजिए। लेकिन ये तो ऑप्शन में भी है, जीडीपी बटे पॉपुलेशन टोटल। तो आपको एक बेस्ट आंसर तक पहुंचना है, समझिएगा। और यदि मैं चारों में बेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो याद रखना, ये दोनों ऑप्शन एकदम सही लिख दिए गए हैं। तो ये विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात हम आगे के स्लाइड में समझेंगे, एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब क्या आता है, पर कैपिटा इनकम। देखना, हम सामान्यतः क्या देखते हैं, जीडीपी से टोटल पॉपुलेशन को भाग दे दो तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि मूल्यह्रास भी शामिल रहता है, यस, और क्या शामिल रहता है, सब्सिडी भी शामिल रहता है। तो इसको नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर
नेट अर्थात विशुद्ध, एन अर्थात नेशनल, पी अर्थात प्रोडक्ट बटे टोटल पॉपुलेशन, ये क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों ऑप्शन सही है, यहां ये गलत है। समझ पा रहे हो? जीडीपी पे नहीं जी, जीडीपी पे सामान्य निकालते हैं, लेकिन हमको परफेक्ट चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो एनएनपी से टोटल पॉपुलेशन को भाग देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, अगेन यही आ गया, सकल नहीं, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय नहीं, ये क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति विशुद्ध अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट बटे पॉपुलेशन। हमने शुरू स्लाइड में पढ़ा भी है क्या कि वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,72,000 रुपए। ठीक है, वही छत्तीसगढ़ का 1,33,898 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगेन ऑप्शन सी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये बहुत बार पूछता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो या जीडीपी पूछे, आपको हमेशा क्या लगाना है? याद रखना, हमेशा किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग, और तृतीय क्षेत्र मतलब क्या? सेवा। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हमारा सेवा क्षेत्र का 54%, उद्योग क्षेत्र का 26% और कृषि क्षेत्र का लगभग 20%। तो आप स्पष्ट है यहां से, भारत के नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र। कृषि मत लगाना, बहुत बड़ा भूल होगा, कृषि लगाना ही नहीं है। इवन यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का, सीजी जीडीपी का, सीजी जीडीपी का, तो याद रखना 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा। तो याद रखना 16, 91, 49, 88 और यहाँ पे 33, 21। यहां भी कृषि क्षेत्र कम है, कौन है सर्वाधिक? उद्योग क्षेत्र। भारत में यदि बात करें नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक, सेवा क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक, अर्थात कौन सा? उद्योग क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तृतीयक क्षेत्र आंसर है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को किस नाम? अगेन तृतीयक क्षेत्र सेम, किस नाम से? सेवा क्षेत्र। अभी बताएं, स्लाइड को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। चलिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको जीडीपी और जीएनपी को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक स्लाइड ले रहा हूं, जीडीपी और जीएनपी को समझा रहा हूं। जीडीपी, जीडीपी अर्थात किसी एक भौगोलिक सीमा, एक भौगोलिक सीमा प्लस किसी एक भौगोलिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, किसी एक भौगोलिक सीमा प्लस किसी एक फाइनेंशियल ईयर प्लस रह रहे निवासियों के द्वारा उत्पादित गुड्स एंड सर्विस अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है, जीडीपी क्या है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पे एक वित्तीय वर्ष में रह रहे निवासियों बोल रहा हूं, देशी और विदेशी दोनों हो सकते हैं, निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। समझ रहे हो? यस। अब मैं आ रहा हूं जीडीपी के बाद जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा? यदि जीडीपी में
किसको प्लस करेंगे, x माइनस m, अर्थात यदि वह जो भारत में रह रहे विदेशी, उनकी आय को क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, और वो देश के नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जीएनपी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समझ गए, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी में यदि एक्स मतलब एक्स वो हैं जो भारतीय हैं, कहां रह रहे हैं, विदेश में। एम वो हैं जो विदेशी हैं, कहां रह रहे हैं, देश में। अर्थात राष्ट्रीयता की भावना, जब कोई देश का नागरिक एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अर्थात देश का नागरिक को इसमें जोड़ना है, विदेशियों के आय को क्या कर देना है, घटा देना है। समझ में आई बात। अब इसके बाद यदि जीएनपी में मैं क्या कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। अर्थात जब जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा देता हूं तो क्या कहलाता है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। और हमें पूछा क्या गया है, देखिएगा, देखिए हमें क्या पूछा है, एनएनपी पूछा है, और हमें क्या करना है, अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब वही है, जब जीएनपी में हमको किसको घटाना है, अवमूल्यन को, तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये बात समझ में आई, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी कैसे निकला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें, अर्थात इनके फाउंडेशन के आधार पर कौन सबसे पहले हुआ और कौन सबसे पहले बाद में फाउंड हुआ, इसके आधार पर हमें क्या करना है, जमाना है। तो इसके लिए आपको डेट याद रहना जरूरी है, क्योंकि मुझे तो याद है, मैं आपको बता रहा हूं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखना कब हुआ, 1949 में। कब, 1949 में। 14, अभी कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर में भी कवर किया, 14 प्रमुख बैंकों का 19 जुलाई 1969। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा 1956। अब हम देखें तो सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, किसका, आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3 वाला ऑप्शन, मतलब इसको और इसको काट दो, 3, ओके, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ओके। 3 के बाद 1949 के बाद 1955 आना चाहिए, 3 के बाद 2, यस, 3 के बाद 2 इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए आप देख सकते हो, पहले आएगा 1949, 1955, फिर 1956, फिर 1969। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखना, न्यू डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स जानते होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका विकासशील देशों का एक समूह है। एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है, याद रखिएगा, संघाई में। ओके, ब्रिक्स बैंक बोलते हैं चूंकि अभी वर्तमान में 5 देश हैं, 5 के अलावा भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए, बांग्लादेश, ये सब देश शामिल हैं अभी। ठीक है, ब्रिक्स संस्था में 5 देश हैं, लेकिन न्यू डेवलपमेंट अपना विस्तार कर रहे हैं जी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर संघाई में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत के ऐसे किसान जिन्हें सीमांत किसान, देखिएगा किसानों का हमने विभाजन किया है उनके हेक्टेयर वाइज, जमीन के जोत के आधार पर। तो पहले लिखते हैं सीमांत, सीमांत कृषक। सीमांत के बाद याद रखिएगा लघु, लघु, उसके बाद मध्यम और वृहद। ठीक है, यही आपको से पूछ रहा है सीमांत किसान किसे कहा जाता है। कृषि जोत के आधार पर याद रखिएगा हमने भारत के किसान को 4 टाइप से बांटा है, एक सीमांत, लघु, मध्यम,
बृहद। यदि 0 से 1 हेक्टेयर तक की भूमि है तो सीमांत, और लघु है तो 1 से 2 हेक्टेयर, मध्यम है से 10 हेक्टेयर, और बृहद है तो 10 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषक के पास 0 से 1 हेक्टेयर तक की भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन के आधार के ऊपर देखिएगा, जमीन रख सकते हैं, देख लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन, इजी था ये। चूंकि वर्तमान भारत में यदि आप देखिएगा तो ये दोनों किसान का ही प्रतिशत कितने, 86%। यही कारण है कि भारत में किसानों की आय बढ़ नहीं रही है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, जमीन नहीं है, कम जमीन है, उधार लेंगे, कर्ज लेंगे दूसरे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, एक फेमस नाम है। हमें यदि भारत में बोले तो हरित क्रांति के जनक ये हो जाएंगे भारत में, इंडिया में MS स्वामीनाथन, लेकिन बोला है विश्व स्तर पे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है नॉर्मन बोरलाग, और इन्हें शांति के क्षेत्र पे क्या मिला था? नोबेल। बहुत लोग गलत करेंगे कि कृषि, लेकिन कृषि नहीं होगा। कृषि जो है नोबेल का एक क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है। 6 क्षेत्र होते हैं नोबेल पुरस्कार के, लेकिन ये कृषि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तिलहन के उत्पादन के वृद्धि में उत्पन्न की, अर्थात ये बोलना चाहिए, कौन सी क्रांति है जिसके कारण तिलहन का उत्पादन बढ़ा? तो ती से तिलहन, और तेल क्या होता है जी? पीला होता है, पीला। तो याद रखिए पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति तो जान गए होंगे, खाद्यान्न, ये तो याद ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में, देखिए निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना होना था, 5 ईयर प्लान। भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना, अर्थात किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुआ था और अंतिम पंचवर्षीय योजना चला है 2012 से 2017 पे। तो यही बोल कि जो 12 पंचवर्षीय योजना चला है उनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जिसमें ग्रोथ रेट सर्वाधिक रहा? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारत ने सर्वाधिक ग्रोथ रेट हासिल किया है, इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, देखिएगा वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं 1951 से स्टार्ट हुआ, 1956 चला, फिर ये प्रथम था और लास्ट वाला था 2012 से 2017। चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना था, लेकिन वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है? 2017। अभी कौन सा चल रहा है? 17 खत्म हो गया है ना, तो अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। कैसे? मैं बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया जी। योजना आयोग को समाप्त किया, वैसे ही पंचवर्षीय योजना की भी समाप्ति हो गई। पंचवर्षीय योजना का अंतिम चरण था, अर्थात लास्ट फेज था 2012 से 17 वाला। यदि वर्तमान में अभी ऐसे क्वेश्चन आए कौन सी चल रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इतना आप समझिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीति आयोग ने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया, अभी पढ़े। नीति आयोग ने किसको? योजना, अर्थात योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। ये आया है 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रमुख कौन होते हैं जानते हो? पदेन। और इसके वर्तमान में एक चीज चेंज हुआ है क्या? इसके उपाध्यक्ष याद रख लो, सुमन बेरी।
क्या है वर्तमान में? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी, देखिए पंचवर्षीय योजना के लिए याद रखना योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, और इसके अप्रूवल देना है कि पंचवर्षीय योजना लागू किया जाए नहीं किया जाए, इसके अप्रूवल के लिए एक बॉडी बनी थी, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद को ही पूछा है जो पंचवर्षीय योजना को क्या देती थी? अप्रूवल। इसका याद रखना, इसका फाउंडेशन कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूं। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2015 से है, जिसको 2030 तक कंप्लीट करना है। ये पूछा है एसडीजी के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, एसडीजी के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? जैसे मैं बोलूं नो पुअर्टी, जीरो हंगर, ऐसे बहुत सारे गोल हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा हूं अभी, चूंकि मैं बता सकता हूं आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने काफ़ी प्रोडक्टिव स्टडी की, अर्थात हमने सारे सेगमेंट को टच किया है जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।